देखिए आज की क्लास में हम संप्रेषण पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन। ये आपका स्क्रीनिंग का जो पेपर है उसकी शिक्षण अभियोग्यता के सिलेबस में अगर आप देखते हैं तो सेकंड यूनिट में आपको मिलेगा शिक्षण एवं संप्रेषण करके। तो अब शिक्षण में संप्रेषण का क्या प्रयोग है, इसको जानने से पहले एक सामान्य तौर पर जान लेते हैं कि संप्रेषण क्या होता है। तो संप्रेषण या कम्युनिकेशन, द imparting or exchanging of information by speaking, writing or using some other medium। कि कुछ नहीं करना है, आपके पास जो सूचना है अपनी वो सूचना आपने दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी है। तो इस बीच जो प्रक्रिया होगी उसी को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण बोलते हैं। यदि आपके पास कोई सूचना है तो आप कैसे दूसरे तक पहुंचाएंगे? या तो आप बोल करके पहुंचाते हैं तो बाय स्पीकिंग हो गया, या फिर आप लिख करके पहुंचाते हैं तो बाय राइटिंग हो गया, या किसी और तरीके से आप पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो कोई भी तरीका हो वो सब क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब इस प्रक्रिया में क्या क्या बातें मुख्य हैं इसको हम आगे की क्लास में, आगे के जो स्लाइड्स हैं उसमें जानते हैं। तो यह है कम्युनिकेशन स्किल, आप देख रहे होंगे। किसी भी संप्रेषण के लिए दो लोगों का होना आवश्यक है, अर्थात संप्रेषण दो लोगों के मध्य होता है कम से कम। दो से अधिक होंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है। और कितने प्रकार का होता है देखो, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर एक व्यक्ति है, वो किसी एक व्यक्ति से बातचीत कर रहा है, इसे बोलते हैं हम क्या, वन टू वन। क्या बोलते हैं? वन टू वन या फिर वन वन। ये होता है वन वन कम्युनिकेशन। ऐसे ही अगर एक व्यक्ति है, वो एक से अधिक बात बच्चों को या फिर एक से अधिक व्यक्तियों को कोई सूचना दे रहा है, जैसे टीचर है, टीचर एक साथ क्लास में एक से अधिक बच्चों को सूचना देता है ना। तो एक टीचर है यानी कि वन, और दे कितने को रहा है, मैनी को, यानी कि मैनी, तो इसको बोलते हैं वन टू मैनी। ठीक है। नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। ऐसे ही स्थिति इसकी उल्टी भी हो सकती है। कई बार क्या होता है, एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, वो एक ही व्यक्ति को सूचना दे रहे होते हैं, है ना। जैसे जब आप किसी इंटरव्यू पैनल में बैठे होते हैं, तो उस इंटरव्यू पैनल में आपके सामने 4 से 5 जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपसे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो वो हो गया मैनी टू वन। समझ में आपको आ रहा है? घर में अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो एक साथ आपके परिवार के जितने बड़े होते हैं सब आपके ऊपर बरस पड़ते हैं, वो होता है मैनी टू वन। ठीक है। तो ये होता है क्या, मैनी मतलब बहुत सारे लोग किसी एक व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो होता है मैनी टू वन। ठीक है। इसी तरह से मैनी टू मैनी भी हो सकता है, बट विशेषकर ये जो तीन प्रकार होते हैं कम्युनिकेशन के, यही अधिक महत्वपूर्ण है। आगे की स्लाइड में हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन अभी बेसिक आइडिया देने के लिए आपको मैंने ये बताया है। तो देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल फॉर अ टीचर। आप क्योंकि स्क्रीनिंग के लिए पढ़ रहे हैं, शिक्षण अभियोग्यता के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं, तो आपका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि संप्रेषण का एक शिक्षक के लिए क्या रोल है, और किस तरीके से एक शिक्षक को कम्युनिकेशन में कहाँ कहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग होने की आवश्यकता है। तो देखिए, इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है कम्युनिकेशन स्किल का एक टीचर के लिए। तो पहला है टू डिटरमाइन देयर पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। अपने कम्युनिकेशन स्किल को निर्धारित करना कि कितना उन्हें क्लास में किस प्रकार से बोलना है, और कब उनको वन टू वन कम्युनिकेशन करना है, यानी कि सिर्फ एक बच्चे से वार्तालाप करना है, कब उनको वन टू मैनी कम्युनिकेशन करना है ना, एक साथ अधिक बच्चों को सूचनाएं देनी है। ये सब कुछ कब उन्हें अपना मौखिक रूप से कम्युनिकेशन करना है, कब लिखित रूप से करना है, और कब उनको ओरल फॉर्म में करना है, ये सब कुछ क्या करेगा, टीचर डिफाइन करेगा, डिटरमाइन करेगा। टू वर्क इफेक्टिवली विद वेरियस कम्युनिकेशन स्टाइल्स। तो इस प्रकार से मैंने आपको अलग स्टाइल्स बताई हैं, अलग तरीके बताए हैं कम्युनिकेशन के, यानी संप्रेषण के, उनका एक प्रभावशाली प्रयोग शिक्षक कर सके, इस पर ध्यान देना है। टू मीट सिचुएशनल डिमांड विद नेगोशिएशन स्किल्स। और अपने जो संप्रेषण कौशल हैं उनका परिस्थिति के अनुरूप प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो वो आवश्यकता को उसने सीखना है कि किस तरीके से कब कहाँ पर कैसा कम्युनिकेशन उसको करना चाहिए। आइडेंटिफाई बैरियर टू कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेटेजी टू ओवरकम देम। क्या बैरियर हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, बताइए। आप लोग फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में
कि कम्युनिकेशन के संप्रेषण के क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर माना मैं हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको हिंदी आती ही नहीं है, तो ये आप मेरा जो सूचना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो आप समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा बैरियर तो भाषा ही होता है कि अगर दो व्यक्ति जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको की कॉमन लैंग्वेज नहीं आती है, तो उनके बीच में क्या होगा, किसी प्रकार का संप्रेषण हो ही नहीं पाएगा। तो माध्यम ही उनका नहीं मिल रहा ना, तो कहाँ समझ हो पाएगा। तो इस प्रकार से और कौन कौन से बैरियर होते हैं ये आपने चैट बॉक्स में लिखना है, फटाफट लिख दीजिएगा। अब आते हैं हम उद्देश्यों की तरफ, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट कम्युनिकेशन इज एंड हाउ इट वर्क्स। तो शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण को जानने से पहले या शिक्षक द्वारा संप्रेषण का प्रयोग करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि कब और कैसे संप्रेषण का प्रयोग करना है। ठीक। तो ये जानना कि कम्युनिकेशन या संप्रेषण क्या है, उसके संबंध में सारे उसके सिद्धांत कहाँ पर कैसे प्रयोग करते हैं, ये भी उसको जानकारी होनी चाहिए, किसको? शिक्षक को। अभी हम शिक्षक के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो शिक्षक की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी और संदर्भ में पढ़ेंगे तो आप उसकी बात कर सकते हैं। डिस्क्राइब रीजंस दैट कम्युनिकेशन फेल्स। ऐसे कारण जिनकी वजह से कम्युनिकेशन क्या है, फेल हो सकता है, इन पर ध्यान देना है। ठीक है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि अगर जैसे माना आप किसी विद्यालय में हैं, वहां पर बच्चों को इंग्लिश आती नहीं है और आप इंग्लिश में बच्चों को समझाने में लगे हैं, तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। आप तो समझा ही रहे हैं लेकिन बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, है ना। तो उस स्थिति में आपको चाहिए कि आप बच्चे की भाषा में बोले। यही कारण होता है कि शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वो मल्टी लैंग्वेज हो। कल परसों नोट पढ़ाया था आपको मैंने एक क्लास में कि मल्टी लैंग्वेलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक एक शिक्षक में होनी चाहिए ना। लिस्ट एंड डिस्कस स्ट्रेटजीज टू एनहेंस कम्युनिकेशन। और एक ऐसी सूची का निर्माण करे, ऐसी जो युक्तियां हैं उन पर चर्चा करें जिनसे कि कम्युनिकेशन या संप्रेषण को बढ़ाया जा सके, उसको उनको एनहेंस किया जा सके। ठीक है। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती हैं? फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन के क्या क्या स्वरूप होते हैं देखो। सबसे पहले तो ओरल है। ओरल में या तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे या सुनेंगे, है ना। दूसरा है सिंबॉलिक है। ठीक है। सिंबॉलिक में क्या होता है, आप जो भी आपके जेस्चर्स पॉस्चर्स होते हैं उनके माध्यम से क्या होता है, आप अपनी जो बात होती है वो आगे कहलवाते हैं। जैसे माना क्लास के अंदर अगर बच्चे शोर कर रहे हैं, आपको भयंकर गुस्सा आ रहा है, आप डांटना चाह रहे हैं, तो आप आंखें दिखाते हैं बच्चे को, गुस्से वाला चेहरा बनाते हैं, तो बच्चे शांत हो जाते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं क्लासरूम में, लेकिन फिर भी मतलब आप सोच लो कि गुस्से वाला चेहरा बनाया तो आपने क्या हुआ, बच्चे शांत हो गए। इसका मतलब आपने कम्युनिकेट कर दिया बच्चे तक, आपकी जो सूचना थी वो पहुंच गई कि शिक्षक को गुस्सा आ रहा है, अब शांत हो जाओ। ग्राफिक में बात करते हैं तो देखो राइटिंग होती है आपकी, ठीक है, और आर्ट है। देखिए यहीं से जो ग्राफिक लिखा हुआ है तो मैं बता देता हूँ आपको, डिसग्राफिया एक आपका डिसेबिलिटी होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसग्राफिया। ठीक है। तो डिसग्राफिया मतलब कि लिखने की क्षमता जिस बच्चे में नहीं होगी उसे हम बोलते हैं क्या, डिसग्राफिया। ठीक है। तो ग्राफिक मतलब राइटिंग, लिख करके आप जब बच्चे को, किसी को अपनी कोई सूचना देते हैं, या फिर कला द्वारा, आपने कई बार देखा होगा चित्रों के माध्यम से वो आप लोगों को समझा देते हैं कई सारी चीजें, है ना। वो कहते भी है ना कि भाई एक चित्र जो है वो 1000 शब्दों के बराबर होता है, 1000 शब्द जितना नहीं कह पाते हैं उतना एक चित्र बहुत अच्छे तरीके से कह देता है। ठीक। तो ये कुछ फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ओरल, सिंबॉलिक एंड ग्राफिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। कम्युनिकेशन इन एजुकेशन। अब एजुकेशन में कम्युनिकेशन की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो देखिए जब टीचिंग होती है तो आपको कंटेंट रिप्रेजेंट करना होता है आगे। अब कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं, कुछ मेथड्स का यूज करते हैं, और कुछ आप इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, निर्देश देते हैं। अब ये निर्देश देने के लिए आपको भाषा की आवश्यकता पड़ती है, और एक प्रकार से निर्देश की आपके लिए सूचना है। अब ये सूचना संप्रेषण के माध्यम से ही आप आगे बच्चों तक प्रेषित करते हैं या बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कोई मीडिया या कम्युनिकेशन का इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। ठीक। अब ये जो मीडियम होगा ये किस तरीके का हो सकता है? पहला तो है प्रोजेक्टेड मीडिया, और नो प्रोजेक्टेड मीडिया या नॉन प्रोजेक्टेड मीडिया इसको हम कहेंगे। ठीक। और नॉन प्रोजेक्टेड मीडिया क्या है आपका, सॉफ्टवेयर अप्रोच होती है, और प्रोजेक्टेड मीडिया क्या आपका हार्डवेयर अप्रोच। ये अंदर की स्लाइड में आपको बताऊंगा मैं क्या होती है क्या नहीं होती है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन साइकिल है। हालांकि ये कम्युनिकेशन साइकिल नहीं है, ये एक जनरल चीज है कि आप क्लासरूम के अंदर
हम बात कर रहे हैं, तो कंटेंट को शब्दों के माध्यम से आप बच्चों तक कैसे पहुंचाते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं, कई तथ्य ऐसे हैं कि जो बहुत डिफिकल्ट है, जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, उनको बहुत सरल भाषा में बना करके आप बच्चे को समझाते हैं। क्या करते हैं आप, पहले उस कंटेंट को खुद समझते हैं, उस तथ्य को समझते हैं, और फिर ये कोशिश करते हैं कि इसको कितनी सरल सरल भाषा में हम सामने रखें, तो उसको आप सरल भाषा में तोड़ करके बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या है, आपका एक प्रकार का कम्युनिकेशन साइकिल है, ठीक है। जहां पर आपने कंटेंट को क्या किया, कंटेंट हो गया आपका मैसेज, मैसेज को आपने डिकोड किया, सॉरी इनकोड किया शब्दों में, और उन शब्दों में इनकोड किया जो बच्चा इजीली डिकोड कर सके। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए, साइकिल में सबसे पहले सेंडर है और सोर्स है। सेंडर कौन, अगर हम कक्षा कक्ष की बात करें तो शिक्षक सेंडर होता है। जब शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है, जो पढ़ा रहा है वो, जिस कंटेंट को पढ़ा रहा है उसको मैसेज कहते हैं, और इस मैसेज को वो किसी ना किसी माध्यम से बच्चों के पास पहुंचाने का प्रयास करता है। वो माध्यम क्या है, वो भाषा होती है। उस भाषा को फिर क्या करता है, आपका जो रिसीवर है, बच्चा है, वो रिसीव करता है एंड देन डिकोड करता है। ठीक। अब इसमें दो शब्द आपके आएंगे, इनकोडिंग और डिकोडिंग। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर होता है आपका एनकोडिंग, ठीक है। और एनकोडिंग कब हो रही है, जब जो सेंडर है वो क्या कर रहा है, भेज रहा है किसी मैसेज में उसको, ठीक है। तो एनकोड कर रहा है, एनकोड मतलब किसी भाषा में लिखना। जैसे आपको माना कि कोई टॉपिक, कोई कंसेप्ट आपको इंग्लिश में आता है अच्छे से, तो अभी आपके सामने बच्चे जो हैं उनको अंग्रेजी आती नहीं है, तो आप अंग्रेजी के उस कंटेंट को, उस कंसेप्ट को हिंदी भाषा में डिकोड करोगे, सॉरी इनकोड करोगे, और उसको फिर आप मैसेज के फॉर्म में बच्चों तक पहुंचाओगे, और बच्चे उसको फिर डिकोड करेंगे तो रिसीव कर सकेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो याद रखना है आपको कि जो कम्युनिकेशन है का साइकिल है वो क्या है आपका, सेंडर, मैसेज, मीडियम एंड रिसीवर। तो मैसेज क्या होता है आपका, डिकोड होता है सेंडर द्वारा, और रिसीवर द्वारा उसको, सॉरी सेंडर द्वारा इनकोड होता है और रिसीवर द्वारा उसको डिकोड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो सेंडर कौन होगा, अभी अभी बताया आपको मैंने कि क्लासरूम की अगर बात करेंगे, हम कक्षा की बात करेंगे, तो टीचर ही सेंडर है, और वो क्या करता है, कंसेप्ट को फॉर्मुलेट करता है, इनकोड करता है, ट्रांसमिट करता है, और इसके बाद क्या करता है, मैसेज के फॉर्म में उसको प्रेजेंट करता है। मैसेज आपका किसी एक भाषा के माध्यम से आगे जाता है। वो भाषा आपकी कैसी भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, या फिर सांकेतिक भाषा भी हो सकती है ना। वो भाषा जब आपके रिसीवर तक पहुंचती है, लर्नर तक पहुंचती है, तो लर्नर उस भाषा को डिकोड करता है, डिकोड करता है, इंटरप्रेट करता है और ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो डिकोड कब करेगा, जब उसको उस भाषा का ज्ञान होगा, और जब उस भाषा को डिकोड कर लेता है, तो उसके बाद वो उसके प्रत्युत्तर में, उसके रिस्पॉन्स में फिर एक मैसेज आपका भेजता है ना। और ये क्या होता है, किसी एक माध्यम से होता हुआ फिर सेंडर तक जाता है। इसे बोलते हैं हम टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या होता है टू वे कम्युनिकेशन, देखिए दो टाइप होते हैं कम्युनिकेशन के। एक होता है वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है, जहां पर सेंडर द्वारा रिसीवर तक कुछ बात पहुंचाई जा रही है, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं हम, सॉरी सॉरी, हाँ, एक मिनट, सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। सेंडर से रिसीवर तक बात पहुंच गई, ये होता है आपका वन वे कम्युनिकेशन। अब कोई एग्जांपल बताइए वन वे कम्युनिकेशन का। जैसे आप असेंबली हॉल में हैं, और असेंबली हॉल में आपसे जो आपका पीटीआई है, फिजिकल ट्रेनर जो है, वो आपसे कहता है कि सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ। तो उसने आपसे कहा और आपने रिस्पॉन्स दे दिया, वन वे कम्युनिकेशन है, बस आपने सुना उसको, ठीक। इसके बाद आप घर जा रहे हैं, तो आपके शिक्षक ने बोला कि भाई कल ऐसा है, अवकाश रहेगा, कल स्कूल नहीं आना है। आपने सुना, आपको कोई रिस्पॉन्स देने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे घर चले गए। ये तो हो गया आपकी क्या, वन वे कम्युनिकेशन, जहां पर आपको किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, जब सेंडर ने कोई मैसेज दिया और रिसीवर उसके प्रत्युत्तर में फिर कोई रिस्पॉन्स देता है। जैसे टीचर ने बोला कि बताओ भारत की राजधानी क्या है या कहाँ है, तो फिर ये तो था मैसेज शिक्षक की तरफ से छात्र के लिए, यानी कि सेंडर ने रिस्पॉन्स रिसीवर को भेजा कि बताओ कि भारत की राजधानी कहाँ है। तो रिसीवर ने सुना और उसका उत्तर दिया कि भारत की राजधानी दिल्ली में है। तो यहाँ से सेंडर से गया रिसीवर तक, फिर रिसीवर से आया आपका सेंडर तक, ये हो गया आपका टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। इसे बोलेंगे वन वे, और ये हो जाएगा आपका टू वे, ठीक है, याद रहेगा हाँ आप लोगों को।
राइट। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखिए, अभी तो फिलहाल भाषा के माध्यम से हम बोल रहे हैं, फिर हम दूसरे जो देखो दो तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल, दूसरा होता है आपका वन वे वर्सेस टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए, वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल क्या होता है? वर्बल जहां पर भाषा का प्रयोग होगा और नॉन वर्बल जहां भाषा का प्रयोग नहीं होगा। भाषा का प्रयोग होगा या तो लिखित रूप से या फिर मौखिक रूप से। ठीक है, इसी वजह से अब यहाँ पर देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स आप में से हैं, कि आपको जब कोई मैसेज देना होता है, क्या करना होता है? देना होता है। फिर से कह रहा हूँ, देना होता है, तो क्या करते हैं आप? या तो बोलते हैं, या तो स्पीकिंग होती है आपकी, या फिर आप लिखते हैं। तो लिख करके या बोल करके आप मैसेज अपना भेजते हैं ना कहीं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम प्रोडक्टिव स्किल्स। स्पीकिंग एंड राइटिंग आर प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बताओ? किसी मैसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है, आप नोट कर लीजिएगा स्पेशली। ठीक है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में आपका ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर प्रोडक्टिव स्किल्स। तो कौन कौन होते हैं? स्पीकिंग एंड राइटिंग, क्योंकि बोल करके भी आप कोई अपनी जो अंदर की सूचनाएं हैं या भावनाएं हैं उनको सामने प्रेषित करते हैं, और लिख करके भी आप यही काम करते हैं। अब इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अब जो आपने बोला है बच्चा उसको सुनेगा, जो आपने लिखा है बच्चा उसको पढ़ेगा। तो रीडिंग और राइटिंग जो होता है वो क्या होता है आपका? रिसेप्टिव स्किल होता है, रिसीवर एंड में जा रहा है। रिसीवर एंड में जो जाएगा उसको हम रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं। तो रिसेप्टिव स्किल्स कौन कौन से होते हैं? लिसनिंग एंड रीडिंग। क्योंकि आप सुन करके क्या करते हैं, जिसने आप किसी ने आपसे कुछ कहा है, कोई सूचना दी है, तो उसको सुन करके आप ग्रहण करते हैं। आप ग्राहता हैं, उस समय आप रिसीवर हैं। और ऐसे ही किसी ने कुछ लिख करके आपको दिया है तो उसको आप पढ़ करके ग्रहण करते हैं, तो उसमें भी आप ग्राहता हैं, रिसीवर हैं। तो इनको हम रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं। किनको कहते हैं रिसेप्टिव स्किल्स? लिसनिंग एंड रीडिंग को। ठीक है, चलिए, फिर है नेचुरल एंड मैकेनिकल कम्युनिकेशन। अब नेचुरल कम्युनिकेशन तो सिंपल, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं ये हो गया आपका। मैकेनिकल होता है जहां पर हम किसी टेक्निकल चीजों का यूज करते हैं, उसको मैकेनिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि आपने रेडियो वगैरह के माध्यम से कहीं अपनी सूचनाओं को पहुंचाया है, इस तरह से। ठीक, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, ओरल एंड रिटन, मैं बता चुका हूँ। देखिए, जो बहुत साधारण चीजें हैं उन पर हम अधिक समय व्यस्त नहीं करेंगे अपना, क्योंकि हमारे हमारे पास समय कम है, सिलेबस बहुत है। तो जो जो बहुत इजी चीजें हैं उनको हम आगे ऐसे स्किप करते हुए चलेंगे। जो थोड़ा सा समझने वाली हैं वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर भी रहा हूँ। ठीक, इसके बाद देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपके चेहरे के हाव भाव। आप गुस्सा दिखा रहे हैं, आप मुस्कुराहट के साथ प्रसन्नता दिखा रहे हैं, आप स्वीकार्यता दिखा रहे हैं अपनी, है ना, एक्सेप्टेंस दिखा रहे हैं किसी चीज के लिए। जैसे आपसे किसी ने कहा कि क्या बोलते हैं, अगर ऑफलाइन क्लास चल रही होती, मैं कहता आपसे बेटा समझ में आ रहा है, आप कहते हैं बिल्कुल, सर हिला करके आप बोलते हैं हाँ हाँ, इस स्टेप से, समझ रहे? लैंग्वेज ऑफ द आई, आंखों की भाषा, हालांकि ये फेशियल एक्सप्रेशन में ही आ जाता है। बॉडी लैंग्वेज, साउंड सिंबल्स एंड सिंबॉलिक कोड लैंग्वेज। ठीक है, तो विशेषकर आपको याद रखना है इसमें कि आपका जो जेस्चर पोस्चर होता है, यही आपका आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आता है। पर्सनल अपीयरेंस, पोस्चर, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट एंड स्पेस डिस्टेंसिंग। ठीक, ये है नॉन वर्बल आपके, देख लीजिए इसको आप। ठीक है, वैसे उतना ज्यादा इतना भी आपको डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, चलिए, बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है आपका बता चुका हूँ आपको, चलो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जो जो इजी चीजें वो नहीं। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स की, बाधाएं कहाँ कहाँ पर आती हैं। तो सबसे पहला तो है कि आप कुछ कह रहे हैं और सामने वाला सुन ही नहीं रहा आपकी बात को, अटेंशन ही नहीं दे रहा है। तो इन अटेंशन की वजह से कम्युनिकेशन ब्रेक होता है। ये होती है फिजिकल बैरियर, जहां पर बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उसकी इच्छा नहीं है। आप हिंदी में बोल रहे हैं, बच्चे को हिंदी आती है, लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे रहा आपके ऊपर, है ना। पुअर एक्सप्रेशंस, आपको भी हिंदी आती है, बच्चे को भी हिंदी आती है, बट आपने आपके प्रदर्शन का तरीका नहीं आसान था, तो बच्चे को समझ में ही नहीं आया। ठीक, तो इसके बाद है आपका प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, राइट। कि कई बार क्या होता है कि आप जब कुछ कह रहे होते हैं, किसी मतलब कोई सूचना दे रहे होते हैं या कोई भी आप निर्देशन कर रहे होते हैं, तो बच्चा आपकी बातों को
पूरी तरह से सुनने के स्थान पर पहले ही कोई डिसीजन तक पहुंच जाता है, और इस प्रकार के हम बैरियर को बोलते हैं प्री मेच्योर एवेल्युएशन। ठीक, यानी कि अपरिपक्व आकलन किसी भी बात का। ठीक, और ये कब होता है, ये अलग अलग बच्चों पे अलग के हिसाब से होता है, इसीलिए इसको इंडिविजुअल डिफरेंस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। फिर है इमोशंस। तो इमोशंस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इमोशंस किस प्रकार से आपके कम्युनिकेशन के लिए बैरियर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं तो ये कहूंगा कि इमोशंस और इन अटेंशन एक ही चीज हो सकती है एक प्रकार से। फिर है इनकंसिस्टेंसी। ठीक, इनकंसिस्टेंसी होती है जब आप सूचना दे रहे हैं लेकिन सूचना प्रॉपरली कंसिस्टेंट तरीके से नहीं पहुंच पा रही है सामने वाले तक। टुकड़े टुकड़ों में आप सूचनाएं दे रहे हैं तो वहां पर भी क्या होगा, कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा, है ना। जैसा आपने कहा कि आज मैं हल्द्वानी से घर की तरफ आ रहा था तो मैंने रास्ते में कुछ देखा, उसके बाद आपने कुछ कहा ही नहीं, फिर शाम को बोल रहे हैं अरे मैं बताना भूल गया था तुमको, मैंने ये देखा था। तो इस तरीके के जो कम्युनिकेशन होंगे ना, जो इनकंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंट हैं, वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे और अच्छा संप्रेषण उस स्थिति में नहीं हो पाएगा। बैरियर टू वर्बल कम्युनिकेशंस, इन ऑडिबिलिटी ऑफ स्पीच, आप बोल रहे हैं लेकिन सामने वाला सुन नहीं पा रहा। उदाहरण के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, और हो सकता है नेटवर्क कनेक्टिविटी कम होने की वजह से आप तक मेरी आवाज टूट टूट के आ रही हो, या कई बार आवाज आ ही ना रही हो, तो ये हो जाएगी इन ऑडिबिलिटी ऑफ स्पीच। ठीक, क्लासरूम की बात करें तो टीचर बहुत हल्के बोल रहा है कि पीछे के बच्चों तक वो आवाज पहुंच ही नहीं रही है। एबनॉर्मल स्पीड ऑफ स्पीच, बोलने की एबनॉर्मल स्पीड, या तो बहुत तेज बोल रहा है टीचर, या इतनी हल्के बोल रहा है कि बच्चा सो जा रहा है ना। अनफैमिलियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द टीचर, ठीक है, टीचर का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, वो बोलना कुछ चाह रहा है और प्रोनाउंस कुछ कर दे रहा है, तो वो भी अर्थ का अनर्थ हो सकता है ना। तो अब इन सभी के एग्जाम्पल देकर के एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लगता नहीं कि इतनी आवश्यकता है, आप लोग समझ सकते हैं इसको खुद ही। यूज ऑफ अनफैमिलियर वर्ड्स एंड टेक्निकल टर्म्स विदाउट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना अपने व्याख्यान में जिसका अर्थ बच्चे को पता ही नहीं है और आप उसका अर्थ बता भी नहीं रहे हैं, तो भी बच्चा उसको नहीं समझ पाएगा। उदाहरण के लिए जैसे आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे आते हैं कि जिनका अर्थ नहीं पता होता, तो फिर आप सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि इसका अर्थ ये होगा, उसके हिसाब से आप अपना जो भी होता है इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं न्यूज़पेपर का। lack of understanding of the basic knowledge of the student known as referent confusion, ठीक है, बच्चे के समझ के संबंध में या कहेंगे बच्चे के बाल मनोविज्ञान के संबंध में अधिक जानकारी ना होने की वजह से भी क्या होता है, कम्युनिकेशन ब्रेक होता है। फिलहाल आपको ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें दो बातें याद रखनी है, एक तो इनऑडिबिलिटी ऑफ स्पीच और दूसरा एबनॉर्मल स्पीड ऑफ स्पीच, बाकी तो प्रोनाउंसिएशन वगैरह तो आपके कॉमन ही। फिर है डे ड्रीम ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट ऑन अकाउंट ऑफ देयर इन अटेंटिवनेस, कि बच्चा क्या होता है कई बार दिन में सो जाता है, ऐसा ये कह रहे हैं इसमें, हालांकि इतना ध्यान देना नहीं है आपको, है ना। मतलब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चा खोया पड़ा है कहीं कहीं और ही है, जिसको हम बोलते हैं कि फिजिकली तो अपेयर है लेकिन मेंटली अपेयर नहीं है। अनसिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ठीक, किसी भी विषय का एक इम्प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन कर देना, इससे बच्चों को समझ में नहीं आता है। लैक ऑफ स्कोप इन ऑफ इमीडिएट फीडबैक, ठीक, क्या होता है इमीडिएट फीडबैक, कि आपने जब बच्चे को कुछ पढ़ाया तो बच्चों का आपने तुरंत जांच नहीं की, तुरंत जानने का प्रयास नहीं किया उसको समझ में आया है या नहीं आया है, रिस्पॉन्सेज नहीं लिए उससे, है ना। ठीक है, लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज इन द क्लासरूम, ठीक, क्लासरूम के अंदर कोई ऐसी सुविधाएं जो है आवश्यक है वो नहीं पाई जा रही हैं, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिफरेंस अमंग द स्टूडेंट, तो ये सब क्या है आपका कम्युनिकेशन बैरियर के रूप में काम आ सकते हैं। अब है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन टर्म ऑफ कम्युनिकेशन सिचुएशन और इन्वायरमेंट। तो बताया था आपको मैंने, वन वन कम्युनिकेशन होता है जब एक ही व्यक्ति को आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था, दोबारा से बताया तो हम लोगों को, जैसे एक व्यक्ति है आपका और वो एक ही से डील कर रहा है, इसको बोलते हैं वन वन कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, छोटे से समूह में आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं लोग। लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, पब्लिक कम्युनिकेशन होता है ना, जब एक बड़े समूह में आप जो नेता लोग होते हैं भाषण वगैरह दे रहे होते हैं, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल और इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है। फिलहाल इतना लंबा नहीं आपको जाना है, मास कम्युनिकेशन आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वन टू वन कम्युनिकेशन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप रेडियो के माध्यम से एक ही बार में अनंत लोगों तक अपनी बातें पहुंचा लेते हैं।
आप टेलीविजन के माध्यम से एक ही बार में बहुत से लोगों तक अपनी बातें पहुंचा लेते हैं, उसे बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। ठीक। अब है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आई डोंट थिंक कि ये आपके सिलेबस में है, बट फिर भी देख लीजिए। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आने का भी नहीं। तो स्पीकिंग लिसनिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। स्पीकिंग लिसनिंग क्या होगा, ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाएगा। विजुअलाइजिंग एंड ऑब्जर्विंग मॉडल ऑफ सॉरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो विजुअल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इतना हमको नहीं ध्यान देना है इसमें, ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। ओरल कम्युनिकेशन कैसे होता है बताया था आपको मैंने अभी, या तो बोल करके। ठीक। और इसमें क्या होगा आपका, इंक्लूड इंडिविजुअल्स। ठीक है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो सकता है, कन्वर्सिंग विद ईच अदर हो सकता है, आप सामने एक साथ बैठे हुए हैं, आप बातचीत कर रहे हैं या फिर टेलीफोन से बात कर रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, स्पीचेस, प्रेजेंटेशन, डिस्कशन, गॉसिप्स, पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट्स। कौन कौन से फॉर्म्स होती हैं, स्वरूप होते हैं ओरल कम्युनिकेशन की, ये आप नोट कर लीजिए। क्या होता है, स्पीच भाषण, प्रेजेंटेशन प्रदर्शन, डिस्कशन यानी कि चर्चा परिचर्चा, गॉसिप्स यानी गप्पे जिसे हम बोलते हैं हम, है ना। हालांकि ये गॉसिप्स क्या है कि आपका डिस्कशन के अंदर ही आ जाना चाहिए। ठीक है, ये गॉसिप्स को आप ध्यान रखें। एक मिनट, ये गॉसिप जो है आपका, ये डिस्कशन के अंदर ही आ जाना चाहिए। ठीक है, ये शब्द सही नहीं है यहाँ पर। पब्लिक स्पीकिंग होगी आपका, नेता वगैरह जो करते हैं आपका, और डिबेट्स होगी आपकी, विवाद विवाद जो होते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होती हैं ओरल कम्युनिकेशन की, देख लीजिएगा। पहली बात तो ओरल कम्युनिकेशन ही हम करते हैं क्लासरूम में, हमारा जो एक प्रकार से कहें, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो हमारा बहुत रेयर होता है। ठीक। ओरल कम्युनिकेशन इजी होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा है। हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी एज इट इज इंटरपर्सनल। ठीक है। दूसरा है नॉन नो एलिमेंट ऑफ रिजिडिटी इन ओरल कम्युनिकेशन, देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर अलाउइंग चेंजेस इन द डिसीजन ऑफ प्रीवियसली टेकन। ठीक। तो इस प्रकार से जो भी ओरल कम्युनिकेशन आपका होगा, पहली बात तो समझने में बड़ा आसान होगा, है ना। और दूसरी बात ये कि वो जो हर व्यक्ति के लिए एक समान होगा। आपने बोला है कि आप सभी लोग पढ़ाई करो, आपने मौखिक रूप से बोल दिया है, तो हर बच्चे के लिए वो एक ही भाषा जाएगी। ठीक। अब आपने क्लासरूम के अंदर आकर के आंखें दिखाई, गुस्सा दिखाया, और दिखाया गुस्सा ये सोचते हो कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन बच्चे वहां पर आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक। कोई समझ जाएगा कि आप भाई टीचर गुस्सा है क्योंकि ये हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो पढ़ाई करने बैठ जाएगा, कोई कुछ समझेगा, कोई कुछ समझेगा, तो आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है। नो एलिमेंट ऑफ रिजिडिटी इज इन ओरल कम्युनिकेशन, देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर अलाउइंग चेंज इन द डिसीजन प्रीवियसली टेकन। ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपने जो भी बात कही है उसको आप फिर डिनाई कर सकते हैं, आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एडवांटेजेस हैं इसमें। फिर द फीडबैक इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, जो फीडबैक होता है वो आपका होता रहता है लगातार, कोई दिक्कत नहीं उसमें आती है। फिर दस डिसीजंस कैन बी मेड क्विकली विदाउट एनी डिले। और जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी आपके कई निर्णय होते हैं, वो आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि मेन वही बात है कि इसमें डिकोडिंग बड़ी आसान होती है, बच्चा आसानी से समझ जाता है भाषा को। आप ही देखिए ना, छोटे बच्चे अगर आपने पाले होंगे, जो आप में से मैरिड है, तो जब बच्चा बोल नहीं पाता है, तो आपको उसकी जो बातें हैं वो समझ में तो आ जाती हैं, लेकिन समझना एक प्रकार से थोड़ा टफ रहता है। लेकिन जब बच्चा बोलने लगता है, तो कंपेरेटिवली कम्युनिकेशन आपके बीच में आसान हो जाता है। ये सुनो, है ना। फिर है नॉट ओनली टाइम सेविंग बट इट ऑल्सो सेव्स अपॉन मनी एंड एफर्ट। ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, अब इसकी जो डीमेरिट्स हैं या कुछ कमियां हैं वो क्या हैं, देखो। सबसे पहले तो रिलाइंग ओनली ऑन ओरल कम्युनिकेशन मे नॉट बी सफिशिएंट अब एज बिजनेस कम्युनिकेशन इन इज फॉर्मल एंड वेरी ऑर्गेनाइज। तो सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन पे रिलाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई 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 बार क्या होता है हमको कि राइटिंग में भी कोई चीजें करनी पड़ती है, जैसे कि आपको अगर यहाँ से कहीं मेल भेजना है, कहीं लेटर भेजना है, तो उस पर आपका ओरल कम्युनिकेशन काम नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी बात, जो भी आपके ओरल कम्युनिकेशन होते हैं वो प्रमाणिक नहीं होते हैं। आपने अभी किसी से कुछ कहा और कल आप पलट गए अपनी बात से, आपने बोला कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, तो इस आधार पर क्या इसको सही नहीं माना जाता है। लेस ऑथेंटिक देन रिटर्न, क्योंकि राइटिंग में जो आपने दे दिया वो तो हमेशा के लिए रहेगा ना, आप ठीक प्रमाण के रूप में। कम्युनिकेशन एज दे आर इनफॉर्मल एंड नॉट एज ऑर्गेनाइज एज ए रिटर्न कम्युनिकेशन। फिर है ओरल कम्युनिकेशन इज टाइम सेविंग एज फार एज daily instructions are concerned, but in case of meeting, long speeches consumes lot of time and are unproductive at the time। ठीक। तो वैसे तो हमारी जो दैनिक चर्या होती है उसमें शॉर्ट टर्म के लिए हमारे ओरल कम्युनिकेशन इजी होते हैं, बट एक फॉर्मल मीटिंग के लिए
जहाँ पर लंबी लंबी स्पीचेस होती हैं वहाँ पर हम ओरल के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग ने ध्यान दिया होगा, कभी आप अगर स्पीच वगैरह बोलने जाते हैं तो पहले आप उसको राइटिंग में लिख लेते हैं और कई बार अपने सामने रखते भी हैं ताकि आप भूल ना जाएं। ठीक। ओरल कम्युनिकेशन आर नॉट इजी टू मेंटेन एट दस दे आर अनस्टडी। ठीक है, और इनको मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, इसलिए कि आपका ये अनस्टडी है। अनस्टडी मतलब होता है कि स्थिर नहीं रहते। फिर दे मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग, so there may be misunderstanding as the information is not complete and may lack essentials। ठीक। अब इसमें क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन, जो सूचना है वो क्या है, कंप्लीट नहीं रहती है। और कभी कभी क्या होता है, जो आप बातें कह रहे होते हैं वो सही से ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, ट्रांसमिशन उसका नहीं हो पाता है। ठीक है। रिक्वायर्स अटेंटिवनेस एंड ग्रेट रिसेप्टिविटी ऑन पार्ट ऑफ द रिसीवर ऑडियंस। और साथ ही साथ जो भी रिसीवर है, जो सुनने वाला है, उसको बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना भी ज़रूरी है इसके लिए। इस वजह से भी ये ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं। मतलब जो इनकी डिमेरिट्स हैं वो हमको डिस्कस करनी है अभी, है ना। ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज लीगल रिकॉर्ड। मैंने अभी भी बताया आपको कि ओरल जो कम्युनिकेशन होता है इसका प्रमाणिक नहीं होते हैं, तो ये इस प्रकार से लीगल रिकॉर्ड्स में शामिल नहीं किए जाते हैं। अब ओरल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है आपका, तो ये प्रोज, ह्यूरिस्टिक कम्युनिकेशन, ये आप लोगों के काम का नहीं है, इसको रहने दीजिएगा आप। ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन और ये कम्युनिकेशन पर, राइट। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। समझने वाली बातें इसमें तीन चार ही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कम्युनिकेशन क्या है। दूसरी बात ये कि टीचर के लिए कम्युनिकेशन क्यों उपयोगी है। तीसरी बात ये कि कम्युनिकेशन के प्रकार क्या होते हैं, तो बताया था आपको ओरल एंड, सॉरी, वर्बल एंड नॉन वर्बल। और दूसरा बताया था आपको कि वन वे एंड टू वे कम्युनिकेशन। ठीक। इसके बाद आपको ये बताया था कि वन टू वन, मैनी टू मैनी, सॉरी, वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू वन, ये कुछ प्रकार थे कम्युनिकेशन के जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद ओरल कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा आपने देखना है कि ओरल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, किस प्रकार से इसकी जो कमियां हैं वो बताइए आप लोगों को। ठीक। तो बाकी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम आगे और डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस पर इतना ही है हमारा, राइट। अब कल की क्लास में भी हमें नेक्स्ट जो इसके आगे जो पॉइंट हैं वो डिस्कस करने हैं। ये जो आयोग और जो कमीशन हमारे हैं ये सिर्फ हम सैटरडे संडे को ही डिस्कस अप करेंगे। ठीक है ना, ताकि हमारा सारा बाकी जो सिलेबस है वो भी कंटिन्यू होता रहे। तो याद रखना है आप लोगों को कि सैटरडे संडे को आयोग और कमीशन डिस्कस करने हैं। बाकी दिन हमने जो अदर टॉपिक्स हैं ये डिस्कस करने हैं। इसके क्लियर हो गया। चलिए फिर, हाँ, क्लास यहीं पर वो करते हैं। अच्छा सुनिएगा, अगर आप लोगों को जैसे जीएस की क्लास लेनी है तो अब उसका टाइमिंग क्या रखें हम बताइए।